किसी भी देश की ताकत उसकी सैन्य शक्ति यानी कि आर्मी माइट और उसकी इकोनॉमी के साइज से ही नहीं होती। इसके अलावा आपको जरूरत होती है अपनी पावर को इन्फ्लुएंस की तरह यूज करने की, और इन्फ्लुएंस की तरह यूज करने के लिए आपको चाहिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि वर्ल्ड के रूल्स को बना सकें। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन रहा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक, पहले बेसिक से बात हम शुरू कर लें। वर्ल्ड बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई, स्टैब्लिश्ड 1945। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी जुलाई 1944 में। कहा गया कि ये जो जुलाई 1944 की मीटिंग थी जो ब्रेटन वुड में हुई थी यूएसए के न्यू हैम्पशायर स्टेट में, तो कहा ये दुनिया के फ्यूचर की इकोनॉमी का मॉडल को सेट कर रही थी। यानी कि बाकी दुनिया के देश खुश होकर इस मॉडल को लेंगे, सोचेंगे कि हां इसी से उनकी पॉवर्टी जाएगी। कई सारे आइडियाज इसको बैक करते रहे टाइम टाइम पर, जैसे कि एक फेमस स्कॉलर हुए विलियमसन, उनका कहना था कि अगर आपको चाहिए एंटीडोट टू पॉवर्टी यानी कि गरीबी का खात्मा करना है तो आपको लिबरल पॉलिसीज को अपनाना चाहिए। और लिबरल पॉलिसीज को दुनिया में एक्सपेंड करने के लिए, फैलाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज पॉलिटिक्स, तो उसमें एक अच्छा रोल अदा किया वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने। ऐसा नहीं है कि देशों को फायदा नहीं हुआ, फायदा तो हुआ, क्योंकि अगर आपको अपनी पावर को बढ़ाना है तो आपको गेम को भी ऐसे सेट करना पड़ेगा जिससे दूसरों को भी कुछ फायदा हो, अदरवाइज अदर्स आर गोइंग टू काउंटर यू। तो चलिए जानते हैं क्या चल रहा है वर्ल्ड बैंक में। तो वर्ल्ड बैंक आज वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाता है। तो इसके अंदर अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हमारा फोकस आईडीए पर है क्योंकि आईडीए न्यूज में है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। टाइमिंग देखिए 1945, वर्ल्ड वॉर टू एंड ही तो हुआ था। उसके बाद यूरोप के देशों को अब रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए मदद की जरूरत थी, लोन की जरूरत थी। एक इकोनॉमिक सपोर्ट तो वो था जो यूएसए दे रहा था इन टर्म्स ऑफ मार्शल प्लान, लेकिन दूसरा जो सपोर्ट था वो दे रहा था वर्ल्ड बैंक थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन आईबीआरडी। लेकिन अगर आपको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, यूरोपियन फैक्ट्रीज को, यूएसए की फैक्ट्रीज को, तो आपको चीप रॉ मटेरियल भी चाहिए। अगर रॉ मटेरियल आपको लेना है तो आपको कुछ ना कुछ डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए भी करना होगा, नहीं तो वो इसका पार्ट नहीं बनेंगे। और अगर इसका पार्ट नहीं बने तो ये इंस्टीट्यूशन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन कैसे होगा, और अगर ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ तो फिर ये इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स कैसे सेट कर पाएगा, और इन रूल्स का कैसे होता है इस्तेमाल, अभी वीडियो में आगे आपको पता लगने वाला है। तो इसकी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जो अभी चर्चा में है। यह कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की लिबरल विंडो है, यानी कि सबसे चीप लोन आईडीए देती है। डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड नेशंस को ग्रांट्स भी देती है। ग्रांट्स का मतलब समझते हैं, हिंदी में कहते हैं अनुदान, यानी कि पैसा दे दिया, वापस नहीं चाहिए, रख लो। और देखो, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि पैसा दे दिया रख लो, तो कुछ तो उसको मिलता होगा, जानना है हमें। आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक अनदर इंस्टीट्यूशन है विद इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज को लोन देता है। आपको लग रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है तो इसका मतलब है नेशंस जो हैं वही तो इसके मेंबर होते हैं, तो मेंबर नेशंस यानी कि केवल सरकारों को ही लोन देता होगा, ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप चीप लोन प्राइवेट कंपनीज को भी देता है थ्रू आईएफसी। कहां पर? जो आपके मेंबर नेशंस हैं वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। इसके अलावा आईसीएसआईडी भी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, और एक और है मीगा, मल्टीलेटरल गारंटी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये एक्चुअली अफ्रीकन नेशंस ने बनवाया था पुश करके कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का कारण भी तो आप हैं, आपके यहाँ से हथियार हमारे रिबेल ग्रुप्स को पहुंच कैसे जाते हैं, फिर वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कैसे हो जाती है, और उसका हम क्यों खामियाजा भुगतें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं कि आपके यहां पर इन्वेस्टमेंट की गारंटी ये मीगा ले लेगा। इसके लिए कुछ एक छोटी फीस आपको देनी होगी। भाई अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो और उसमें से 10 रुपए मीगा को दे दो, क्योंकि मीगा गारंटी दे रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आपके यहां इन्वेस्ट करने की, तो भाई फायदे का सौदा है ना। पहले तो वो आपके इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब कम से कम इन्वेस्ट तो करना चाह रहे हैं, क्योंकि मीगा का
गारंटी है। लेकिन यहां पर जो आईडीए है, ग्लोबल साउथ के जो नेशंस हैं जहां पर हम भी आते हैं, तो ग्लोबल साउथ के नेशंस के लिए आईडीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्राइमरीली इसका जो फोकस है वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए है। एक डेटा के हिसाब से 2024 के हिसाब से अगर $1315 पर कैपिटा इनकम बैठ रही है तो आप इसकी जो चीपेस्ट विंडो है, बहुत ही सस्ते लोन ग्रांट्स, उसका फायदा ले सकते हैं। अब रिसेंटली अपडेट क्या हुआ है, अजय बंगा जी ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इस समय प्रेसिडेंट हैं, ये एक इंडियन अमेरिकन है, यानी कि अभी ये अमेरिकन सिटीजन है, राइट, भारतीय मूल के हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हमने टॉप अप कर दिया है, रिप्लेनिश कर दिया है $100 बिलियन से। मतलब कि आईडीए की जो कैपेसिटी है टू गिव लोन इन नेक्स्ट 3 इयर्स, हमने $100 बिलियन का टॉप अप कर दिया। तो आप सोचेंगे फिर हम ये क्यों कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक बैंकरप्ट तो नहीं होने वाला। इस वीडियो में यही एनालाइज करना है, क्योंकि एक तरफ आप ये कह रहे हैं लेकिन इसके पीछे एक सैड रियलिटी है, उसको एनालाइज करना है। मैं एग्जांपल देता हूं, 1945 में जब से वर्ल्ड बैंक बना तो इसके पास पैसा कहां से आया भाई? सबसे पहले तो डोनर कंट्रीज होंगी ना जिन्होंने पैसा दिया होगा। सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया? यूएसए ने लगाया। तो यानी कि यूएसए लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, राइट। लेकिन डोनर्स की बात करें तो अभी 1945 से 2024 तक, 2024 की जो अभी मीटिंग हुई है, जिसकी 7 दिसंबर को रिपोर्ट फाइनली आई थी, सियोल में वो मीटिंग चल रही थी साउथ कोरिया में, इसको आईडीए 21 कहा गया है। तो एक्चुअली पता लगा कि लोएस्ट एवर डोनर कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि जितने कंट्रीब्यूटर हैं यूएसए के, यूरोप के बड़े बड़े देश, ये अभी तक का लोएस्ट कंट्रीब्यूशन किया। ये देखिए, फिर आप कहेंगे फिर ये अजय बंगा जी ये क्यों कह रहे थे कि $100 बिलियन कमिटमेंट देखो कितना लार्ज हो गया? क्योंकि कहानी यहां पर हमें पता लगती है, क्योंकि जो मेजर कंट्रीब्यूशन इस बार ये लेकर चल रहे हैं वो मार्केट बोरोइंग से है या फिर रीपेड लोन से है। रीपेड लोन यानी कि आईडीए ने आपको चीप लोन दिया है। आप सोचेंगे चीप लोन बहुत ही सस्ता है ये तो। अरे भाई साहब, अगर आपने 10,000 करोड़ रुपए का या 50,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, ठीक, और आपने टर्म ली से 35 ईयर्स 50 ईयर्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन होते हैं और चीपर लोन होते हैं, लेकिन कम इंटरेस्ट भी अगर आप लगाओ 50,000 करोड़ पर और आप 35 ईयर्स के लिए लगाओ, तो भाई साहब इंटरेस्ट रेट तो अच्छा खासा बैठेगा, है कि नहीं? इसी वजह से सॉवरेन डेट क्राइसिस दुनिया में देखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले सालों में बढ़ जाए। इसका भी एनालिसिस हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं, इवेंट्स को हाईलाइट करके, नेशंस को हाईलाइट करके। तो यानी कि यहां पर मार्केट बोरोइंग और रीपेड लोन्स का मैक्सिमम शेयर है। और ये देखिए, डोनर का कंट्रीब्यूशन हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। अब आईडीए को कहा जाता है लिबरल विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, चीपेस्ट लोन सोर्स। तो वेस्टर्न नेशंस को यह भी लगता था कि देखो चाइना की ना चेकबुक डिप्लोमेसी चलती है। चेकबुक का मतलब है कि वो एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन नेशन से पूछ रहा है कि भाई तुम्हें पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड बैंक नहीं दे पा रहा, तो ऐसा करो हम देते हैं, हम इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा रखेंगे। अब वो नहीं पे बैक कर पाते चाइना को, तो चाइना उनकी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, उनके प्रोजेक्ट्स को ले लेता है, हैंडओवर कर लेता है, करा लेता है, और फिर उसका डुअल यूज भी हो सकता है, यानी कि जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो अब ये चैलेंजेस देखे जा रहे थे। तो यानी कि आईडीए को स्ट्रॉन्ग करना ये यूएसए की प्रायोरिटी होता था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। जब से ट्रंप आए हैं तो कयास कुछ और लगाए जा रहे हैं। अभी मैं एक रूल बुक का भी जिक्र यहां पर करने वाला हूं। देखिए, आईडीए का क्राइटेरिया $1315 अगर फाइनेंशियल ईयर जो 2024 के हिसाब से है तो ठीक है, आपको इसकी जो चीपेस्ट लोन फैसिलिटी वो मिल जाएगी। रिसेंटली नेगोशिएशन चल रहे थे यहां पर, ये देखिए सियोल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। तो नेगोशिएशन क्यों चल रहे हैं? नेगोशिएशन है कि भाई अगले 3 साल के लिए जो ये अमीर देश हैं यूरोप के और यूएसए, वो कितना पैसा देगा, ये इस बात पे भी डिसाइड होता है कि भाई आप पॉलिसी और फाइनेंसिंग को लिंक करिएगा। यानी कि वो ऐसी पॉलिसीज चाहेंगे जिससे कि इन डोनर नेशन की कंपनीज को भी एडवांटेज मिले। ऐसा इस वजह से कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि जब हम इन डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड नेशंस को पैसा देते हैं ना, तो उसमें हम परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंसिंग करते हैं। और आप कहेंगे भाई परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंसिंग तो अच्छी है, लेकिन उसमें एक मेजर क्राइटेरिया होता है कि भाई क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। अब क्वालिटी कौन बताएगा? क्वालिटी तो वर्ल्ड बैंक बता रहा है। तो जो उसके हिसाब से क्वालिटी होनी चाहिए, वही फाइनेंसिंग का एक बेंचमार्क है। तो यानी कि
अगर आपने अपने नेशनल रिजर्व्स को प्रायोरिटाइज किया कि नहीं, हमारी जो नेशनल कंपनीज है या जो नेशनलाइज कंपनीज है वो इसका फायदा उठाएंगी, या इससे पहले जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज हैं वो अनड्यू एडवांटेज ले रही थी, चीपर वे में ले रही थी, आप उस पॉलिसीज पे कुछ गवर्नमेंट का रेगुलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसी पॉलिसी को गुड फाइनेंसिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। और अगर गुड फाइनेंसिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा तो चीप लोन आपको मिलेगा क्या, ग्रांट तो भूल ही जाओ। और अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अलग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से अपने डेट को, जो आप पर उधार ऑलरेडी हो रखा है, उसके लिए आपको हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना पड़ेगा, चाइना जैसे देशों से लोन लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन लोगे या आईडीए के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से मान जाओगे कि ठीक है भाई हम ऐसी पॉलिसी बना लेते हैं जिससे वेस्ट की जो गुड सेक्टर की कंपनीज हैं या अदर सेक्टर की कंपनीज हैं उनको फायदा हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर डोनेशन के पीछे जो नेगोशिएशन है, पॉलिसी एंड फाइनेंसिंग का कनेक्शन है? तो वर्ल्ड बैंक ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए एफर्ट कर रहा है, लेकिन इसके सहारे फायदा किसको ज्यादा बड़ा हो रहा है? उनको ज्यादा बड़ा हो रहा है जो देश यहां पर प्राइम डोनर्स हैं। अब देखिए यहां पर डोनर कंट्रीब्यूशन है कितना टोटल, अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें मात्र 23.5%। ये देखिए इससे ज्यादा तो मार्केट बोरोइंग है, यानी कि वर्ल्ड बैंक खुद भी पैसे उधार लेकर उधार दे रहा है। और ऐसा दे क्यों रहा है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक जब तक ये करता रहेगा ना, तब तक ये डोनर कंट्रीब्यूशन भी चलता रहेगा। अगर उनका फायदा ना हुआ ना तो फिर तो बेसिकली फिर ये जो फंडिंग है ये भी कुछ कम हो सकती है। यहां पर देखिए आईबीआरडी का ट्रांसफर है, मतलब आईडीए आईबीआरडी से भी लोन ले लेता है। रिफ्लोज है, यानी कि लोन का रिपेमेंट लेता रहता है। ये था वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा था। देखिए इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी की क्वालिटी के बेसिस पे लोन दे रहा है। अब डेटा देखिए क्या बता रहा है कि पिछले एक दशक में देखें, 10 सालों में देखें, तो यूएसए का जो लोन है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। जो टोटल यूएसए डोनेट कर रहा है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, मतलब लोन में कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन चाइना का देखना जरा आप, ये येलो वाला पार्ट चाइना का दिख रहा है आपको। तो यानी कि अगर हम आईडीए 20 की बात करें, यानी जो 3 साल पहले हुआ था भाई साहब, उसमें चाइना देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चाइना वर्ल्ड बैंक में, आईडीए में जो लोन के लिए जो पैसा चाहिए, डोनर चाहिए, तो डोनेशन को बढ़ाता जा रहा है। तो आप कह रहे हैं सर ये तो परोपकार का काम कर रहा है चाइना। नहीं, इस परोपकार के सहारे चाइना कुछ और भी कर रहा है, वो है पावर प्रोजेक्शन। यानी कि जैसे जैसे आप अपनी पावर को बढ़ाते हैं तो आप चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर आपका इन्फ्लुएंस बढ़े। और वो इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ेगा? जब वो आप पर डिपेंडेंट होंगे। तो अगर यूएसए और यूरोपियन देश अपनी डोनेशंस को घटाएंगे और चाइना लगातार बढ़ाएगा, तो अफ्रीकन नेशन को अगर फंडिंग चाहिएगी तो वो चाइना से क्या कहेंगे, यार आप तो बड़े डोनर हो, आप हमें वहां से सस्ते में लोन दिला दीजिए ना, आप कुछ ग्रांट दिला दीजिए ना, बाकी आपकी कंपनी को ये जो हमारा कोई माइन है चाहिए, टेंशन ही मत लो, हम आपकी कंपनी को फेवर करेंगे। तो एक तरीके से चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस हियर इन वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा चाइना और भी कुछ कर रहा है, वो काउंटर टू वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन को भी लीड कर रहा है, दैट इज AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कोई बता पाएगा मुझे कमेंट में कि उसका हेडक्वार्टर कहां है AIIB का? ट्रंप जब से आ गए हैं तो लग रहा है कि अब यूएस और ज्यादा बैकट्रैक कर जाएगा। क्यों? ये देखिए इनके कमेंट क्या थे। जो इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इनके चुनाव में जीतने से पहले ही उन्होंने एक 920 पेज की एक गवर्निंग बुक बनाई। गवर्निंग बुक का मतलब कि भाई जब ट्रंप जीत जाएंगे तो इनकी सरकार इन पॉइंट्स पर गवर्नेंस करेगी, इन पॉइंट्स पर काम करेगी। उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये प्रोजेक्ट 2025। और प्रोजेक्ट 2025 में कहा क्या है इन्होंने कहा है कि IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन से ना अपने आप को पीछे कर लेना है। तो विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF, मतलब आप कहोगे सर ये तो कमाल की बात हो गई। IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है, और IMF एंड वर्ल्ड बैंक को बनाने में मेजर रोल यूएसए ने निभाया है, और आज यूएसए विड्रॉ करने की बात कर रहा है। बिल्कुल सही है, होता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? बिल्कुल होता है। और ये आज की बात थोड़ी ना है, ये तो एंशिएंट टाइम का इंसाइट है, रूल है जियोपॉलिटिक्स का। जैसे चाणक्य भी अपनी षड्गुण्य नीति यानी 6 फोल्ड पॉलिसी में कहते हैं कि पहला है संधि, यानी कि मेक सच ट्रीटीज जहां पर दूसरों को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, और एक पीस स्टेबिलिटी रहे। लेकिन जब दूसरों को ज्यादा फायदा हो, आपको कम फायदा हो, तो डू विग्रह, यानी कि फिर उसको ब्रेक भी कर दो।
ऐसी बात थर्साइडस भी कहते हैं, जो एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर हैं। तो यानी कि ये तो एक एंशिएंट विजडम है। यूएसए तभी तक इन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता रहेगा जब तक ज्यादा फायदा यूएसए का है। जिस दिन लगा कि यार इनको फायदा कम, दूसरों को फायदा ज्यादा, तो यूएसए कहेगा विड्रॉ फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हम कम कर देंगे। इससे पहले यूएन की कुछ एजेंसीज को भी अपने लास्ट वाले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके थे, जैसे यूनेस्को को दिया, जैसे कि जो ह्यूमन राइट्स के लिए, जो रिफ्यूजी क्राइसिस के लिए काम करी थी गाजा वाले एरिया में, पैलेस्टाइन इजराइल के इशू पर, वहां पर फंडिंग को डिक्रीज कर दिया। तो कहने का मतलब है यूएसए को पता है कि भाई ये इंस्टीट्यूशंस हमारे पावर इन्फ्लुएंस के टूल हैं। अगर हमारी पावर इन्फ्लुएंस वहां पर इतनी नहीं हो रही, हमारी इकोनॉमी ज्यादा पैसा दे रही है, फायदा इमीडिएटली कम मिल रहा है, तो टाइम चेंज हो चुका है, हम भी चेंज हो जाएंगे। इनके कमेंट देख लीजिए क्या है। डोनाल्ड ट्रंप का कमेंट था कि ये जो वर्ल्ड बैंक है ये तो एक्चुअली काफी कॉस्टली मिडलमैन है, हम इनको डोनेशन देते हैं, फिर ये प्रोजेक्ट को डोनेशन देता है, बीच में इतना इतना एक्सपेंसिव मिडलमैन है कि अब हमें इसको नहीं रखना चाहिए। मतलब हम टैक्स पेयर्स का पैसा वर्ल्ड बैंक को इतना हैवी डोनेशन क्यों करें, क्योंकि वन अमंग द लार्जेस्ट डोनर जो है यूएस से रहा है। यूरोप भी कम करने लग गया है डोनेशन। कैसे? देखिए यूरोप के हैं दो कारण, एक एक्सटर्नल रीजन है और एक इंटरनल रीजन है। दोनों कारण है जिसकी वजह से यूरोप ने पिछले कुछ सालों में अपनी फंडिंग वर्ल्ड बैंक को कम कर दी है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कम कर दी है। अब इसमें चार ब्रॉड कारण हैं, ठीक है, दो तो कैटेगरी होगी एक्सटर्नल इंटरनल, चार देखिए। पहला है पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी, मतलब जब से पेंडेमिक आया था तो उसके बाद से इनकी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए इन्हें खुद ज्यादा पैसा चाहिए। कारण भाई सोचो कि जब डिमांड ही कम हो गई थी मार्केट में, मतलब मार्केट रुक सी गई थी, तो टैक्स तो कलेक्शन कम हो रहा था, लेकिन अगर रिकवर कराना है मार्केट को तो मुझे बताओ, अगर सरकार के पास जो पैसा है उस पैसे को ज्यादा मार्केट में फ्लो कराना पड़ेगा या जितने करा रहे थे पहले उसी स्पीड से फ्लो कराना पड़ेगा? नहीं। अगर पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अगर पहले इतनी हो रही थी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, स्कीम्स में पहले इतनी हो रही थी, ये क्या है 50 रुपए मान लीजिए, 50 करोड़ मानिए, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? जब तक आप पैसा नहीं बढ़ाएंगे, सरकार ज्यादा खर्च नहीं करेगी, तो तब तक डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब लोगों के पास जेब में पैसा जाएगा तब लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। चलो यार अब नया घर खरीद लेते हैं, सीमेंट की डिमांड, स्टील की डिमांड, गाड़ी ले लेते हैं, फिर अदर डिमांड। तो जब डिमांड क्रिएट होगी तो मुझे बताओ फैक्ट्रीज में वो प्रोडक्ट भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जब फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनेंगे तो फैक्ट्री में जो लोग अपनी जॉब खो बैठे थे उनको दोबारा जॉब पर लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा? ये सिंपल सा तरीका होता है किसी भी इकोनॉमी को रिसेशन से निकालने का, कि भाई आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ा दो। तो जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को खुद ही इनको बढ़ाना पड़ रहा है, अब वर्ल्ड बैंक आ जाए कि देखो डोनेशन दे देना, तो कहेंगे भाई ऐसा है अभी डोनेशन नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी में इनके पास खुद जो स्पेस था खर्च करने का, डोनेशन देने का, वो भी कम हुआ है। एनर्जी क्राइसिस बेस्ट एग्जांपल, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद इनको ऑयल अब ज्यादा दामों पर खरीदना पड़ रहा है, तो एक तरीके से ये भी तो एक रीजन हुआ ना कि इनका खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो भाई डोनेशन कम करेंगे। इन्फ्लेशन, अब वीट, एनर्जी, अदर चीजें ये सब महंगी हो गई, क्योंकि अगर ऑयल महंगा होता है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो उससे जुड़ी सारी की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो इन्फ्लेशन भी एक बड़ा कारण है। तो इनके पास खर्च करने के लिए, डोनेशन देने के लिए पैसा वो भी कम रहा। उसके बाद है डोमेस्टिक प्रायोरिटीज। डोमेस्टिक प्रायोरिटीज का मतलब है इनके खुद में क्राइसिस चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से जुड़े इश्यूज चल रहे हैं, इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन का इशू चल रहा है, उनको सेटल करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे इनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो इनको लग रहा है कि बहुत हुआ, इन ब्रिटेन वुड की इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को जो कंट्रीब्यूशन था बहुत हुआ, यूएन को कंट्रीब्यूशन बहुत हुआ, अब हम अपने घर पर फोकस करेंगे, राइट? तो ये रीजन है। फिर देखिए ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मैंने बात की, इनको कहा जा रहा है काउंटर टू ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि काउंटर टू वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को कहा जाता है ब्रिटेन वुड ट्विंस, ब्रिटेन वुड के जुड़वा, क्योंकि ब्रिटेन वुड में मीटिंग हुई थी जहां से बने थे। अब यहां पर चाइना इसलिए इसको बना रहा था और कई एशियन देश को सपोर्ट कर रहे थे कि यार ये वेस्टर्न लोग ना, वेस्टर्न नेशंस अपनी चला रहे हैं वर्ल्ड बैंक पर, तो हम अपने इंस्टीट्यूशंस बना लेते हैं। तो ये भी एक रीजन है। तो एक तरफ चाइना वहां डोनेशन बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ एआईआई भी जैसे इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर चाइना बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर रहा है? अब अगर यूरोप का डोनेशन कम होगा तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक की जो कैपेसिटी है टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन सेवरल नेशंस, पैसा देना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कराना,
वो भी कम हो जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक का जो इन्फ्लुएंस है ऑन ग्लोबल पॉलिसीज वो भी कम होगा कि नहीं होगा। और अगर ये कम होगा तो रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया जो एक एक्सिस बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर बने, जो ट्रेडिशनल ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे, जो अपने आप में यूएस और वेस्ट की हेजेमनी को सपोर्ट करते आए हैं, अब इनका टाइम खत्म हो और अब नए इंस्टीट्यूशंस बने। तो आपको नहीं लगता कि ये सीधा सीधा संकेत है, इंडिकेशन है कि हो सकता है आने वाले सालों में, अगर यही ट्रेंड चलता रहा, आने वाले सालों में वर्ल्ड बैंक के अल्टरनेटिव भी बनने लग जाएं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक हमेशा से थोड़ी ना था, 1945 से था। उससे पहले भी तो ग्लोबल इकोनॉमी चलती थी, ट्रेड होता था, बट इन्होंने उसको स्विफ्ट कर दिया, आसान कर दिया, कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमी के रूल्स बना दिए, जिसका एडवांटेज इन वेस्टर्न कंट्रीज को हुआ, क्योंकि भाई पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन का पुश वो लिए बैठे थे। अगर दरवाजे खोलोगे तो भाई जो बेचने की क्षमता ज्यादा रखता है वो ज्यादा बेच पाएगा, और ज्यादा बेच पाएगा तो ज्यादा पैसा कहां मूव होगा, इन्हीं देशों के पास होगा। लेकिन अब इन देशों को लगता है कि यार ये तो जो जिनको हम सामान ज्यादा बेचते थे, सर्विसेज ज्यादा बेचते थे, एशिया अफ्रीका के देश, ये तो खुद मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहे हैं, ये हमारे यहां ज्यादा बेच पा रहे हैं, ये अपना ट्रेड सरप्लस कर ले रहे हैं हमारे साथ, हम डेफिसिट में हैं। तो अब तो गेम चेंज करना पड़ेगा। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस इज अ हाईलाइट कि ये जो फिशर्स हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, ये भी चेंज हो सकते हैं। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना ग्लोबल इकोनॉमी पर, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर, वो एक्चुअली इन दोनों के जो आइडियाज हैं उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट किस साइड जाएगा, जॉब ग्रोथ क्या होगी, चीजें महंगी होंगी या सस्ती होंगी, कौन से नेशन ज्यादा पावरफुल होंगे, कौन से नेशंस कम पावरफुल होंगे, जिनमें डिक्रीज होगा पावर में। डेवलपिंग कंट्रीज, अब डेट देखिए, अब वर्ल्ड बैंक जो काम करता है उससे डेट भी तो इतना बढ़ गया है। जैसे एग्जांपल देता हूं, 2022 में डेवलपिंग कंट्रीज कितना इन्होंने खर्च किया, 443.5 यूएस बिलियन डॉलर, इतना तो केवल इन्होंने अपना उधार चुकाया है। और अगर टोटल की बात करें 75 नेशंस पे, तो टोटल एक्सटर्नल डेट है कितना, 1100 बिलियन यूएस डॉलर। अब ये इतना बड़ा जो डेट है ना, इसको केवल उधार, मतलब केवल डेट मत मानिए, उधार मत मानिए, ये अपने आप में नेगोशिएशन का बहुत बड़ा टूल है वर्ल्ड बैंक के फेवर में, वेस्टर्न नेशंस के फेवर में। क्योंकि अगर इतना बड़ा डेट है और आप हैं इकोनॉमिक क्राइसिस में, तो आप चाहेंगे कि आपको लोन पर मोरेटोरियम मिल जाए, लोन रिपेमेंट पे। मोरेटोरियम का मतलब कि कुछ छूट मिल जाए कि हम कुछ टाइम बाद पे करेंगे। और ऐसा अगर करेंगे तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, यूएसए के पास जाना पड़ेगा, अरे हमें छूट दिला दीजिए। यूएसए कहेगा ठीक है दिलाएंगे, लेकिन वो जो पॉलिसी हम चाह रहे थे तुम्हारे देश में हमारे हिसाब से नहीं है, अरे वो बनवा देते हैं, क्या टेंशन वाली बात है। तो ये डेट जो है, और ये देखिए 2012 से 2022 तक अगर मैं 10 साल का डेटा बताऊं, तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं उस पर डेट 134% बढ़ा है, 134% इंक्रीज हुआ है डेट का। एशिया अफ्रीका कितने देशों में तो क्राइसिस चल रहा है, क्यूबा, आपका श्रीलंका, ये तो इकोनॉमिक क्राइसिस हम सबके सामने है। अब ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुए क्यों है, तो देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी में अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रही थी। भाई पहले इतना खर्च कर रहे थे, अब ज्यादा इंक्रीज कर दिया। टैक्स आपके पास कम आ रहे थे, तो जब टैक्स आपके पास कम आ रहा है और खर्च आप ज्यादा कर रहे हो, तो कई बार खर्च करने के लिए क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है इस रिसेशन से रिकवर करने के लिए। तो एक तरीके से उधार बढ़ने का, यानी कि सॉवरेन जो डेट है वो स्काईरॉकेट होने का, इंक्रीज होने का कारण ये भी है, ये वाला जो कनेक्शन है कि यू हैव टू स्पेंड मोर, जिससे लोग खर्च ज्यादा कर पाए, खर्च ज्यादा कर पाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रीज खुलेंगी, जॉब बढ़ेगी, तो फाइनली वो टैक्स भी आपको आने लगेगा। लेकिन इस चक्कर में सरकारों पर जो डेट है वो बड़ा है। ये एनर्जी क्राइसिस, ये इनके कारण भी हुआ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। लेकिन एक और जबरदस्त एंगल है, वो है फेडरल रिजर्व का यूनिलेटरल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। आप कहेंगे ये क्या है, देखो जैसे हमारा आरबीआई है सेंट्रल बैंक, ऐसे यूएस का है फेडरल रिजर्व। लेकिन दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे इंफ्लुएंशियल सेंट्रल बैंक किसी देश का है तो यूएसए का है, यही है फेडरल रिजर्व। इसी वजह से फेडरल रिजर्व का जो हेड है ना, वो किसी भी देश में जाता है तो समझ लीजिए कि पोटस एक जगह है, जो प्रेसिडेंट है यूएस के, लेकिन उनकी भी इज्जत इक्वली मान लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो पर्सपेक्टिव रखता है अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी, वो दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि डॉलर का राज है ना, डॉलर पर डिपेंडेंस है ना, इस वजह से। और ब्रिक्स प्लस के थ्रू हम इसको काउंटर करना चाह रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी लाना चाह रहे हैं,
जिससे डॉलर का वेपनाइजेशन रुके, क्योंकि इनकी ऐसी पॉलिसी से एशिया अफ्रीका के नेशंस पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है। किसी भी देश को अगर ताकतवर बनना है तो केवल अच्छी इकोनॉमी पॉलिसी से नहीं बन पाओगे आप, उसके लिए आपको चाहिए कि बाहर की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो भी आपके सपोर्ट में रहें, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, आप बहुत हद तक डिपेंडेंट हैं फेडरल रिजर्व पर भी। एग्जांपल देता हूं, फेडरल रिजर्व ने क्या करा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, लगभग 0% ही मानिए, 5% तक बढ़ा दिया उससे। और जैसे इन्होंने बढ़ाया, पीछे पीछे बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन बैंक, आपका बैंक ऑफ कनाडा, तो कितने सारे देशों की जो सेंट्रल बैंक हैं इन्होंने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। किस पर? गवर्नमेंट बॉन्ड पर। अब आप कहोगे सर इनके बढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है, अभी बताता हूं कैसे फर्क पड़ रहा है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए ये ले लेता हूं, ये मान लीजिए एक पेपर है, इस पेपर को मानिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट बॉन्ड है। मतलब क्या हुआ, ये गवर्नमेंट बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, यानी कि पहले अगर आप फेडरल रिजर्व या इन देशों के सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते थे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब है एक पेपर, आपने दिया 500 करोड़ रुपए में मान लीजिए, तो इस पे लिखा है 3% इंटरेस्ट रेट इतने समय में। लो जी, आप पेपर ले जाओ, आपके पास है ये पैसा दे जाओ और ये पेपर ले जाओ। इस पेपर पे कितना लिखा है? 3% इंटरेस्ट रेट, जाओ। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे थे लोग? अरे इस वजह से कर रहे थे ना इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर वो फेडरल रिजर्व को पैसा दे रहे हैं, सेंट्रल बैंक को पैसा दे रहे हैं, तो उसमें रिस्क कम है या ज्यादा है? भाई साहब रिस्क कम ही कम है। अब सोचो यही इंस्टीट्यूशंस अगर किसी नॉर्मल पर्सन को, आपको पैसा देने मान लो, ठीक है, अदरवाइज मत लेना, लेकिन मुझे बताओ कि आपको पैसा देने में और फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक को पैसा देने में, एक आप पेपर इशू कर दो, टेंशन मत लो, 4% इंटरेस्ट ले लेना इतने टाइम में, ये पेपर लाओगे, पैसा बढ़ाकर पाओगे। एक आपने पेपर इशू किया, एक सेंट्रल बैंक ने, भाई साहब किसकी वैल्यू ज्यादा है? सेंट्रल बैंक की ज्यादा है। तो सेंट्रल बैंक को पैसा देने में, जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व, रिस्क है कम, एश्योरिटी है ज्यादा, है कि नहीं? तो अगर इसने इसको 5% कर दिया तो ऐसा मजे मजे। तो ऐसे में दुनिया भर से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने इंडिया में, एशिया के अलग देशों में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने कहा हम अपना पैसा यहां से निकालते हैं, यहां की शेयर मार्केट से, यहां की कंपनी से, और उसको कहां रखते हैं? फेडरल रिजर्व में रखते हैं, इन सेंट्रल बैंक्स में रखते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो अगर हमारे देश से पैसा निकला, इन इकोनॉमी से पैसा निकला, तो भाई साहब अगर इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कम हो गया, तो मुझे बताइए हमारी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? भाई साहब डिक्रीज होगी, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। क्योंकि जब पैसा आता है, फैक्ट्रियां बनती हैं, नए प्रोजेक्ट बनते हैं, जॉब क्रिएट होती है, और फिर इकोनॉमी आगे बढ़ती है। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट तो देख रहे हो, फेडरल रिजर्व बैठे बैठे नेगेटिव इंपैक्ट करा सकता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं क्वेंचिंग, मतलब सिकोड़ लिया है, मतलब पैसे को खींच लिया है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या देखो, इसका नेगेटिव इंपैक्ट ग्लोबल साउथ के नेशन पर हो रहा है। हम भी ग्लोबल साउथ में है, राइट, एशिया अफ्रीका के नेशन, ज़ैम्बिया और घाना, इनको तो कहा जा रहा था कि सक्सेस स्टोरीज हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपनी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। इन्होंने भी फिलहाल कह दिया हमसे ना हो पाएगा। क्या ना हो पाएगा? कहा कि हम वर्ल्ड बैंक जो आपने हमें लोन दिया ना, हम रीपे ही नहीं कर पाएंगे, तो वी विल नॉट रीपे। तो अगर ऐसे ट्रेंड्स निकलने लग गए हैं, ऐसे अदर आपकी कंट्रीज भी करने लग जाएं, जो कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी, तो आपको नहीं लगता कि अभी वर्ल्ड बैंक ने जो अपना रिप्लेनिश का जो फंड का टारगेट बताया था, उसमें सबसे बड़ा पार्ट तो वही था जो रीपेमेंट आ रहे थे। और अगर रीपेमेंट हो गए कम, तो भाई साहब कैसे काम करोगे आप? तो एक नेगेटिव इंपैक्ट है। अब इस बहाने, क्योंकि भाई ज्यादा पैसा यहां से निकल रहा है ग्लोबल साउथ के नेशन से, और इनके फेडरल रिजर्व में सेंट्रल बैंक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी जा रही हैं कि भाई रिस्क ना के बराबर और पैसा हमारा एश्योरिटी से मिल ही जाएगा। तो इस चक्कर में क्या हुआ है, इसका फायदा लेने लग गए इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स कह रहे हैं इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की इकोनॉमी से कि भाई तुम पर इतना उधार हो रखा है, इसे पे कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता तो गुड्स सर्विसेज बढ़ती, टैक्स तुम्हारे पास आता, लेकिन ये पैसा तो खींच लिया इन्होंने, ये जाने लग रहा है पैसा। तो अब तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ही कम है, तो प्रोडक्शन कम है, लोगों की कमाई कम है, कंपनियों की कमाई कम है, तो टैक्स भी कम है, तो कैसे पे करोगे? तो अब ये कह रहे हैं पैसा पे तो करना पड़ेगा भाई, वर्ल्ड बैंक का पे करना है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का पे करना है, कुछ दूसरे देशों से ले रखा है पैसा, चाइना से ले रखा है, उसको पे करना है, तो उधार दे दीजिए आप। तो कह रहे हैं हाँ हम देंगे आपको उधार, लेकिन अब आपको देंगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर। तो इसका फायदा अब ये कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स उठा रहे हैं, और ज्यादातर ये इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं किसके? अरे इन्हीं वेस्टर्न नेशंस के,
क्रोनोलॉजी में कुछ लिंक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है एनालिसिस में? यानी कि एक तरफ इनके सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, पैसा हमारी इकोनॉमी से खींचते हैं, फिर इन्हीं के इन्वेस्टमेंट फंड्स कहते हैं कि हमारे देशों से कि अच्छा तुम्हें पैसा चाहिए, लो पहले इतना कम इंटरेस्ट रेट था, लो अब 9% चार्ज करेंगे, 15% चार्ज करेंगे। और भाई साहब इतना बड़ा अमाउंट है ये रीपेमेंट का, और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है, तो ऐसे मजबूरन अब हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ रहा है। और हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ेगा देश को, और पे करेगा तो किसके जेब से जाएगा? अरे आपके हमारे जेब से जाएगा। रीपेमेंट के लिए फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा? टैक्स स्कोर बढ़ाना पड़ेगा कुछ कुछ जगह पर, राइट? तो आपको नहीं लग रहा कि यार ये तो लग रहा है कि वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक्स ऑफ दीज टॉप कंपनी, जो टॉप कंट्रीज, इनका तो यार ये नेक्सस चल रहा है। अब इसी नेक्सस को ब्रेक करने की बात रशिया करता है, इसी नेक्सस को ब्रेक करने की बात ये ब्रिक्स करता है कि हम इन पे डिपेंडेंस को कम कर देंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि तो वेपनाइजेशन कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी का, पैसा कमा रहे हैं बाय जस्ट स्विचिंग द टूल्स। क्योंकि अगर इनके इन्वेस्टमेंट फंड पैसा कमाएंगे तो टैक्स भी किसको देंगे भाई? जब इनके इन्वेस्टमेंट फंड है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो टैक्स भी इनकी सरकारों को देंगे। तो यानी कि पैसा केवल ये मेहनत से नहीं कमा रहे, पैसा कमाने के लिए चाहिए रूल्स आप सेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप रूल्स को ट्वीक कर दीजिए एक दिन बैठकर, पैसे का फ्लो आपकी तरफ आने लग जाएगा, राइट? ये चल रहा है यहां पर। अब एक इंटरनेशनल लॉ ये भी है जो कहता है कि भाई अगर कोई इतना बड़ा चेंज आ गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, केवल एक देश की नहीं मल्टीपल देशों की, तो कलेक्टिवली ये देश पैसा देने से मना भी कर सकते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लॉ ऐसा कह रहा है कि कोऑर्डिनेटेड सस्पेंशन ऑफ डेट पेमेंट्स, तो फिर तो वायबिलिटी ऑफ वर्ल्ड बैंक फंडिंग वो अपने आप स्टेक पे आ जाएगी नहीं आ जाएगी? वो भी स्टेक पे आ जाएगी। तो इसके बारे में वर्ल्ड बैंक नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इकोनॉमी विश्वास पे चलती है। लेकिन अगर हम अंदर जाकर इसको एनालाइज कर रहे हैं, अभी जो एक एक करके मैंने सारी कड़ियों को जोड़ा है, तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि लार्जर गेम क्या है इस ग्लोबल इकोनॉमी का, जिसको हम कहते हैं लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब वर्ल्ड बैंक क्या फिर ऐसा लग रहा है कि बैंकरप्ट होने वाला है? तो देखो ऐसा लगता है कि आइडियोलॉजिकली वर्ल्ड बैंक इज गोइंग टू गेट चैलेंज्ड, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इज रिप्रेजेंटिंग लिबरल ऑर्डर, जिसका एडवांटेज कौन लेता था? वेस्टर्न नेशंस, यूएसए एंड अदर नेशंस। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सब देश मिलकर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई तुम लिबरल ऑर्डर की बात करते तो तुम खुद ही नहीं फॉलो कर रहे। तुम कह रहे थे कि भाई देखो दुनिया भर के देश आप ना फ्री ट्रेड करिए, आप अपने ट्रेड को आसान कर दीजिए। वहीं पर ट्रंप इस टाइम पर कह रहे हैं कि इंडिया पर हम 60% टैरिफ लगा देंगे। 60%? पहले कह रहे थे कि हम 10% इंक्रीज करेंगे इंडिया पर, 60% लगाएंगे चाइना पर, फिर कह रहे हैं ब्रिक्स पर करेंसी के बारे में अगर आपने सोचा तो 100% तक बढ़ा सकते हैं, ऑन सर्टेन प्रोडक्ट 60% बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि इंडिया अगर सामान वहां पर बेचेगा तो इतना महंगा हो जाएगा कि वो बिकेगा ही कम, और अगर बिकेगा कम तो भाई साहब यहां प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमारी फैक्ट्री में जो जॉब्स मिलती थी वो कम होंगी कि नहीं होंगी? तो यूएस मतलब देखिए, डिपेंडेंस इज वीकनेस। अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो दूसरा आपकी इकोनॉमी का फायदा उठाएगा। तो इसी वजह से हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और ऐसा लग रहा है कि लिबरल ऑर्डर इज गोइंग टू बी गेट चैलेंज्ड, राइट? और अगर चैलेंज हुआ तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस का अल्टरनेटिव भी कुछ बनाना होगा। इन्होंने सर्व तो किया है ग्लोबल ट्रेड को, लेकिन बनाना होगा। अभी वर्ल्ड बैंक की एडवांटेज में क्या काम कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि देखो आइडियोलॉजिकली चैलेंज मिल रहा है, हम जानते हैं कि हमारे खुद के जो पहले सपोर्टर थे डोनेशन कम दे रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है मैं नहीं तो कौन, मेरे अलावा कौन है जो वर्ल्ड बैंक जैसी काम कर सकता है? वर्ल्ड बैंक का कहना है आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद यूएन एजेंसीज लाइक यूएनडीपी एंड अदर एजेंसीज, आई एम ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग विद आईएमएफ। तो ऐसे में इस कोऑर्डिनेशन की वजह से वर्ल्ड बैंक का कहना है जो फैसिलिटी मैं आपको दे सकता हूं अभी कोई नहीं दे सकता, जो पावर मेरे पास है अभी किसी के पास नहीं है, अभी इसी के पास है, इसका कहना है। और मैं बैंकरप्ट नहीं होने वाला, मॉनेटरीली नहीं होने वाला, लेकिन जो चैलेंज लग रहा है तो धीरे धीरे सपोर्ट अगर जाएगा तो फ्यूचर में क्राइसिस हो सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी के रूल्स चेंज हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना अभी तो फिलहाल हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का रूल बनाया हुआ है कि जब हम आपको लोन देते हैं ना तो उसके अगेंस्ट इतना कैपिटल हम रखते हैं कि हम बैंकरप्ट नहीं होने वाले। फिर वर्ल्ड बैंक का आर्गुमेंट है कि दूसरा, हम जब आपको लोन देते हैं तो लोन के अगेंस्ट इक्विटी का भी एक फॉर्मूला रखते हैं कि अगर इंडिया को लोन दिया फॉर एग्जांपल, या से अफ्रीका के किसी देश को दिया, तो ये भी रखते हैं कि फिर अगर आप लोन नहीं पे कर पाए तो साथ में हम ऐसा करो कि इसमें इक्विटी हमें दे दो, यानी कि इसके मालिकाना हक में हमारा भी शेयर रखो,
जिससे कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से फिर हम इससे पैसा कमा सकें। तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि फाइनेंशियली तो देखिए अभी हम वायबल हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो हम सबके सामने हैं, राइट। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि देखो, इंडिया को जो अल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अपने एंगेजमेंट को और बढ़ाना चाहिए, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, क्योंकि वो इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज के मॉडल पर बना हुआ है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक, IMF ये ज्यादा एवेन्यूज किसको दे रहे थे? यूएस एंड वेस्टर्न नेशंस को दे रहे थे। हमने एनडीबी में कहा कि नहीं भाई, हम यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। यहां पर एक फेमस थिंकर है जोसेफ स्टिग्लिस। जोसेफ स्टिग्लिस कह रहे हैं कि क्या हिपोक्रेसी है यूएसए की। वो कहता है कि डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं दुनिया भर में, और उसके लिए वो टूल्स का इस्तेमाल करता है। कई जगह इन्वेजन कराता है, कई जगह वर्ल्ड बैंक, IMF, UN जैसे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करता है कि फायदा तब देंगे जब अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसा कर लोगे, पॉलिसीज को ऐसा कर लोगे जिसको यूएस चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो डेमोक्रेटिक क्यों नहीं बनाता इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को? IMF, वर्ल्ड बैंक, UN की एजेंसीज को भी फिर पूरी तरह डेमोक्रेटिक बनना चाहिए। इसमें अनड्यू एडवांटेज यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज का क्यों है? क्योंकि अगर अनड्यू एडवांटेज आपने अपने पास रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप दूसरों को इक्वल ट्रीट नहीं करते, और अगर आप दूसरों को इक्वल ट्रीट नहीं करते तो कहां हो आप डेमोक्रेटिक? बात लॉजिकल है कि नहीं? अगर सब कुछ हो गया हो क्लियर तो मेंशन वाह इन कमेंट्स, और आप अपनी ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। ये वीडियो एक क्रिटिकल एनालिसिस लेकर आ रही है कैसे जियोपॉलिटिकल चर्निंग वर्ल्ड बैंक और अदर इंस्टीट्यूशंस को चेंज करेगी। आप और हम जिस समय में जी रहे हैं उसी समय में ग्लोबल इकोनॉमी में एक मेजर चेंज आने वाला है, और ये वीडियो रिलेवेंट रहेगी, बार बार लोग रेफर करेंगे, और हो सकता है इसके बाद इस पर कुछ जर्नलिस्ट भी कुछ लिखें इस पीस को, इन पर्सपेक्टिव को भी डालें, केवल उन पर्सपेक्टिव को न डालें जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट कर रहा है। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया प्रोजेक्ट्स व्हाट वर्ल्ड बैंक इज प्रोजेक्टिंग, बट वी आर ब्रिंगिंग an alternative perspective which is needed when you attempt UPSC means question. Discuss the challenges faced by World Bank amid ongoing geopolitical flux. तो इस वीडियो में वो कंटेंट है जो आपको सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, सारे एंगल कवर कर रहा है। इस PDF को आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं यहां पर अपलोड कर दूंगा शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम में, और इसको ना सेव कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना बहुत बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है।